हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस लर्निंग बाय राकेश सर। हम आज डिस्कस करेंगे कि जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक का 9th क्लास का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 साइंस का। एनसीईआरटी बुक जो 9th क्लास है उसका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेल क्या है, सेल की डेफिनेशन, सेल की डिस्कवरी, ये सब अपन पहले के फर्स्ट पार्ट के वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो सेल है वो किससे बनी होती है। सेल किससे बनी होती है? व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ? सेल किससे बनी होती है? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल? भाई स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सेल की क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपन ने देखा कि जो भी सेल के बारे में देखा कि सेल में क्या होते हैं, स्पेशल कंपोनेंट होते हैं। उन स्पेशल कंपोनेंट को ऑर्गेनेलीज कहा गया। वो ऑर्गेनेलीज कौन कौन से थे? न्यूक्लियस था, सेल मेम्ब्रेन थी, माइटोकॉन्ड्रिया था, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें थी। तो इफ़ वी स्टडी ए सेल अंडर ए माइक्रोस्कोप, यदि अपन सेल को माइक्रोस्कोप्स की से देखें तो वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर इन ऑलमोस्ट। अपन 3 फीचर्स के बारे में देखेंगे। कौन कौन से 3 फीचर है, तो ये जो है इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन कौन से 3 फीचर है, ये 3 फीचर के बारे में चर्चा करते हैं। अभी 3 फीचर कौन कौन से हैं इसके लिए चर्चा कर लेते हैं। देखो, जो है एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, ये 3 फीचर है, मतलब 3 कंपोनेंट है, ऑर्गेनेलीज के ही पार्ट है। ऑल एक्टिविटी इनसाइड द सेल, इंट्रैक्शन ऑफ द सेल विद एनवायरमेंटल आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से, न्यूक्लियस की वजह से और साइटोप्लाज्म की वजह से ही, इन 3 फीचर की वजह से ही जो भी सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है, सेल की बाहर के एनवायरमेंटल से जो इंट्रैक्शन होता है, वो सब इन 3 फीचर की वजह से होता है। तो अपन एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये अपन इसका जो डायग्राम होगा उसमें एक एक पार्ट के बारे में बताएंगे कि कौन सी सेल मेम्ब्रेन है, कौन न्यूक्लियस है, कौन साइटोप्लाज्म है, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। सेल जैसे मान लो कोई ये एक सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो सेल का जो आउटरमोस्ट कवरिंग पार्ट होता है ना, वो क्या होता है? सेल का आउटरमोस्ट कवरिंग पार्ट, बाउंड्री, वो क्या कहलाता है? सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो क्या करता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको सेपरेट रखता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर आना या सेल से बाहर जाने को एंट्री और एग्जिट का काम करता है, उसको परमिट करता है, उसको अलाउ करता है। मतलब सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही कोई मटेरियल अंदर आता है और वो मटेरियल बाहर जाता है। अब ये मटेरियल अंदर आना बाहर जाना किसकी वजह से होता है? तो ये होता है डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से होता है। इट आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, मतलब कुछ ऐसे मटेरियल जो सेल में ज़रूरत नहीं होती तो उनको रोकता भी है ये। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दिस सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड ए सेलेक्टिवली प्रिएम्बल मेम्ब्रेन। मतलब सेल मेम्ब्रेन को अपन क्या कहते हैं? प्रिएम्बल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्रिएम्बल मेम्ब्रेन भी सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल? हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल? कि कौन कौन से मतलब सब्सटेंस इससे कैसे बाहर होते हैं और किस प्रकार मूवमेंट होता है सब्सटेंस का, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे आज। तो ये जो
कुछ सब्सटेंस है वो कौन कौन से होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो, सम सब्सटेंस लाइक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। अब कोई सेल है, सेलुलर क्या होता है, उसमें रेस्पिरेशन होता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में बाहर जो CO2 सेल के अंदर बढ़ जाती है तो CO2 बाहर जाती है, और यदि सेल के अंदर CO2 O2 की कमी हो जाती है तो O2 आते हैं। तो इसको मतलब सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का यूज होकर एनर्जी बनाना, ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके एनर्जी बनाना, ये क्या कहलाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। अब ये सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, सेल के अंदर ऑक्सीजन आ रही है, तो ये होता है सब्सटेंस का मूवमेंट। अब कौन कौन से सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, जैसे सम सब्सटेंस लाइक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन से किस किस सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। और भी कुछ सब्सटेंस होते हैं, और वो किस प्रोसेस के द्वारा होते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन। वी हैव स्टडी द, अपन इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्ली चैप्टर। मतलब पहले के इससे पहले जो चैप्टर है उसमें अपन ने इसके बारे में स्टडी कर ली कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन ये होता है कि जैसे कोई मेम्ब्रेन है, अभी से इधर से कोई भी सब्सटेंस है वो इधर पार होना, इधर चल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन होता है। बिना डक्ट के, बिना नसों के या नलियों के द्वारा, बिना नलियों के ऐसे चल जाता है दूसरी तरफ, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। वी सा दैट देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ टू ए रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन ऑफ लो। मतलब जैसे कोई भी सेल है, यदि सेल के अंदर किसी भी सब्सटेंस की हाई कंसंट्रेशन हो गई तो कंसंट्रेशन बढ़ने के बाद में वो क्या होता है, वो सब्सटेंस बाहर आता है डिफ्यूजन प्रोसेस से। मतलब जो भी डिफ्यूजन प्रोसेस होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। यदि किसी सब्सटेंस की हाई कंसंट्रेशन है तो वो लो कंसंट्रेशन जिस तरफ है उस तरफ मूवमेंट होता है उसका। मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है उस सब्सटेंस का। सम सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल व्हेन फॉर एग्जांपल, जैसे सम सब्सटेंस लाइक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड विच इज सेलुलर वेस्ट होता है। सेलुलर वेस्ट मतलब जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, मतलब जब ऑक्सीजन उसको ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को, तब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाती है, ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो वो हाई कंसंट्रेशन हो जाता है उसका। तो ये सेल इनसाइड सेल के अंदर की तरफ हाई कंसंट्रेशन हो जाता है। तो ये सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, सेल से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन CO2 का मूवमेंट होने लग जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में लो कंसंट्रेशन होता है CO2 का, और सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से सेल में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर के एनवायरमेंटल में आने लग जाती है, एनवायरमेंट में आने लग एज सुन जैसे ही देयर इज ए डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आई। क्योंकि जब भी सेल के अंदर और सेल के अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर के एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड में जब भी उनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो जाता है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मतलब CO2 का क्या होने लग जाता है, मूवमेंट होने लग जाता है। मतलब सेल कैसे मूवमेंट करेगी, इनसाइड से आउटसाइड, मतलब इनसाइड से आउटसाइड की तरफ मूवमेंट करेगी। CO2 मूव आउट ऑफ द सेल, CO2 सेल से बाहर आने लग जाएगी फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, टू रीजन ऑफ द लो कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल। मतलब सेल से बाहर वहीं शिफ्ट होगी कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे कंसंट्रेशन लो हो, वहाँ पे शिफ्ट होगी। तो इस तरीके से अपन ने ये किया कि जो भी फ्रॉम ए रीजन, ये पढ़ लिया, टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सिमिलरली O2 enter the cell by process of diffusion when the level or concentration of O2 inside the cell decrease। जैसे मान लो अब सेल है O2 और ये CO2 बाहर O2 है। जैसे मान लो यहाँ पे
यदि सेल के अंदर O2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो बाहर के एनवायरनमेंट से सेल के अंदर O2 का मूवमेंट होने लग जाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में O2 की कंसंट्रेशन हाई है और अंदर लो है, तो हाई से लो की तरफ किसका मूवमेंट होने लग जाएगा, ऑक्सीजन का। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। हमारे डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मतलब इनका क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो डिफ्यूजन का मेन रोल होता है इसमें। मेन रोल किसका होता है ना, डिफ्यूजन का। इन गैसेज एक्सचेंज, मतलब ये गैसों का एक्सचेंज होता है एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब सेल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में O2 और CO2 का क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। वाटर आल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, मतलब वाटर क्या होता है, थोड़ा सा मतलब वाटर भी इसको डिफ्यूजन प्रोसेस को मतलब ओबे करता है। वाटर भी डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा सेल में बाहर आना और अंदर आना, वाटर भी एक सब्सटेंस है। तो कौन कौन से सब्सटेंस हो गए, O2 हो गया, CO2 हो गया और अदर गैसेज, जैसे एक तो और वाटर हो गया CO2 है ना, H2 जिसे बोलते हैं ये वाटर को। तो ये सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट होते हैं इनके। एंड द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द सच ए सिलेक्टिवली प्रीम्बल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यदि मान लो ऐसी मेम्ब्रेन जिससे वाटर का क्या हो रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस से मूवमेंट हो रहा है, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी, इस प्रोसेस को बोलेंगे ओस्मोसिस। ओस्मोसिस का मतलब प्रासरण दाब की वजह से ये मूवमेंट होता है। तो इस तरीके से अपन एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये मूवमेंट तो हो गया इसमें। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर। मतलब जैसे मान लो कोई भी सब्सटेंस है, यदि वो वाटर में डिजोल्व है तो उस सब्सटेंस का भी मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन से हो जाता है। मतलब जो सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व है उस सब्सटेंस का मूवमेंट भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो सकता है। एंड दस ओस्मोसिस इज द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस ए सिलेक्टिवली प्रेम्बल मेम्ब्रेन टुवर्ड ए हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। मतलब कैसे, हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन से लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, इसको बोलते हैं प्रासरण। What will happen if we put an animal cell or या plant cell into a solution of sugar या salt in water। मतलब किसी, जैसे मान लो कोई भी सोल्ट मतलब शुगर या सोल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सोल्ट सॉल्यूशन या फिर कोई भी ये उसमें डाल दें अपन, तो क्या उसमें भी मूवमेंट होता है क्या, इसके बारे में देखें। तो इफ द मीडियम मतलब वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन, तीन चीज़ें होगी। कौन कौन सी चीज़ें होगी, तो इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मतलब उस आसपास के सराउंडिंग्स में हायर वाटर कंसंट्रेशन है, तो हायर वाटर कंसंट्रेशन है तो बाहर एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ मतलब एनवायरनमेंट से सेल की तरफ मूवमेंट होगा। तो मीनिंग दैट आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, तो बाहर वाला सॉल्यूशन ज़्यादा डाइल्यूट होगा, तो सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो सेल को वाटर मिलेगा बाहर से, मतलब एनवायरनमेंट में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो एनवायरनमेंट से किस में जाएगा, सेल में। इस तरीके से जब, क्योंकि बाहर का जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो डाइल्यूट है। सच ए सॉल्यूशन इज नाउन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आपसे पूछे कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये होगी कि ऐसा मीडियम जब उस सेल से बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम हो, तब सेल के अंदर एनवायरनमेंट से वाटर का मूवमेंट होगा सेल के अंदर। तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं, इस प्रकार सेल को क्या मिलता है, वाटर मिलता है। सेल के अंदर वाटर की क्वांटिटी अबेंडेंट हो जाती है, बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। अब ऐसा है कि वाटर मॉलिक्यूल दोनों डायरेक्शन में पास हो सकते हैं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल एनवायरनमेंट से सेल में और सेल से एनवायरनमेंट में दोनों तरफ मूवमेंट हो सकता है, दोनों तरफ मूवमेंट हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है। तो इस तरीके से अपन अब देखो दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है, बट मोर वाटर विल बी कम इनटू द सेल देन विल लीव, मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव, द नेट ओवरऑल रिजल्ट इज वाटर एंटर द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। जैसे सेल के अंदर वाटर, जितना वाटर कंसंट्रेशन बढ़ेगी सेल के अंदर वाटर गेन होगा, सेल स्वेल अप हो जाएगी, सेल थोड़ी सी फूली फूली सी हो जाएगी, फल्फी सी हो जाएगी। इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम, यदि दोनों का मीडियम सेम है, सेल के अंदर और बाहर, सेल के अंदर एनवायरनमेंट, बाहर की तरफ एनवायरनमेंट और सेल के अंदर इनसाइड में, यदि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर यदि वाटर की कंसंट्रेशन सेम है तो वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, दोनों बाहर और अंदर क्या होता है, सेम कंसंट्रेशन होती है, सेम कंसंट्रेशन होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, मतलब अपन को पता है भाई हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस में या फिर डिफ्यूजन प्रोसेस में, तो यहाँ पे तो मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ की क्या है, कंसंट्रेशन सेम है। तो कंसंट्रेशन सेम है बाहर और अंदर, मतलब एनवायरनमेंट और सेल, तो फिर इसमें मूवमेंट नहीं होगा। इस प्रकार के सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। इसमें भी वाटर दोनों, आपको पता है भाई वाटर दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकता है, जा सकता है, बट अमोंग गोइंग इज द सेम एज अमोंग गोइंग आउट। मतलब जितना अमाउंट बाहर आएगा उतना अमाउंट अंदर आएगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यदि सेम कंसंट्रेशन हो, जितना अमाउंट बाहर आएगा उतना अमाउंट अंदर जाएगा। सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, द सेल विल स्टे द सेम साइज। इसलिए सेल सेम साइज की रहेगी। फर्स्ट वाले में हाइपोटोनिक में क्या हो रहा था, सेल स्वेप हो गई थी, स्वेल अप हो गई थी, सूज गई थी, फूल गई थी। अब नेक्स्ट जो पॉइंट, थर्ड पॉइंट नंबर का पॉइंट है, थर्ड नंबर के पॉइंट में क्या है, देखो थर्ड नंबर के पॉइंट में, इफ द मीडियम हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द, मतलब जो वाटर का कंसंट्रेशन सेल से बाहर कम हो, वाटर का कंसंट्रेशन सेल से बाहर कम हो और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो वेरी कंसंट्रेटेड हो सेल के अंदर, तो सेल विल बी लॉस वाटर बाय द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा, मतलब जैसे ये सेल है, अब बाहर क्या है, एनवायरनमेंट है, अब यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, तो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो वाटर अंदर से बाहर की तरफ आएगा। मतलब सेल से एनवायरनमेंट की तरफ, सेल से एनवायरनमेंट की तरफ जाएगा वाटर का मूवमेंट, क्योंकि सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एनवायरनमेंट के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा। तो इस प्रकार के ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, तब बोलते हैं इस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आपने अभी क्या क्या पढ़ा, एक तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो अगेन वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, यहाँ पे भी वाटर दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव द सेल देन एंटर इट। मतलब इसके अंदर एंटर करने से ज़्यादा, सेल से ज़्यादा बाहर वाटर ज़्यादा जाएगा। देयरफॉर द सेल विल बी श्रिंक। सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ जाएगी। कैसी हो जाएगी, सेल सिकुड़ जाएगी। तो ओस्मोसिस इज स्पेशल केस ऑफ द डिफ्यूजन। ओस्मोसिस एक स्पेशल केस होती है। तो थ्रू ए सेलेक्टिवली प्रेम्बल मेम्ब्रेन है, और प्रेम्बल मेम्ब्रेन के थ्रू अपन ने ये देखा। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अपन एक्टिविटी कर सकते हैं कि ओस्मोसिस विन इन एग। तो रिमूव द सेल ऑफ एन एग
एग को क्या करो, एग की सेल को रिमूव करो एंड डिजोल्व इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिजोल्व कर दो। कोई एग है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या कर दो, डिजोल्व कर दो इस एग को, और इसके ऊपर की जो सेल है वो कवरिंग कैल्शियम कार्बोनेट की वाइट लेयर है उसको हटा दी। द सेल कैसी होगी, शेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। सेल किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, सेल कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। तो ए थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोज द एग, एक थिन आउटर स्किन होती है वो एनक्लोज करेंगे। तो पुट द एग इन द प्योर वाटर, एंड उस प्योर वाटर में उसको पुट डालेंगे एंड ऑब्जर्व 5 मिनट के बाद में उसको देखेंगे। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया वो देखेंगे कि एग स्वेल बिकॉज वाटर पासेज इनटू इट बाय ऑस्मोसिस पर, बिना बॉईल किए उसमें देखेंगे कि अब सेल के अंदर है ना वो जो एक स्वेल अप दिखेगा क्योंकि उसके अंदर पानी चला गया बाहर से। तो प्लेस ए सिमिलर डीसेल्ड एग इन ए कंसंट्रेशन सोल्ट सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व फॉर 5 मिनट तक देखेंगे एंड एग श्रिंक हो जाएगा बाद में। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होने की वजह से ऐसा इसलिए होता है। और हाइपोटोनिक में क्या होता है, वो स्वेल अप हो जाती है। आइसोटोनिक में क्या होता है, वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता। तो वी कैन आल्सो ट्राई टू सिमिलर एक्टिविटी विद ड्राई रेजिन या एप्रीकोट, इस तरीके से इस एक्टिविटी को भी अपन कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में क्या है, तो इस एक्टिविटी में क्या है अपन देखते हैं। तो देखो, पुट ए ड्राई रेजिन या एप्रीकोट होता है उसको क्या करो, एक प्लेन वाटर में डालो एंड लीव देम सम टाइम, कुछ देर के लिए छोड़ दो। देन प्लेस देम इनटू ए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, अब फिर उसको कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में उसको रख दो। या कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन किसका होना चाहिए, शुगर का या सोल्ट का होना चाहिए। यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग, क्या क्या ऑब्जर्व करोगे, ईच गेन वाटर एंड स्वेल, ये दोनों ही क्या करेंगे, वाटर उसमें गेन होगा, उसमें जाएगा वाटर और वो स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। व्हेन प्लेस इन वाटर, जब उसको वाटर में प्लेस किया जाता है, रखा जाता है। सेकंड में क्या है, व्हेन प्लेस इन द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, दूसरा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन था जिसमें सोल्ट का या फिर उसका शुगर का जो सॉल्यूशन था कंसनट्रेशन, उसमें रखें तो वो क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी। जब वाटर में रख रहे थे तब तो वो स्वेल अप हो रही थी, मतलब स्वेल अप होना का मतलब है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। और जब ये श्रिंक हो रही थी तो मतलब कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब उसमें क्या है, वो श्रिंक हो रही थी मतलब सेल से बाहर आ रहा था वाटर। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो रही थी, इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं, इसमें देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं या मोस्ट प्लांट सेल होती है, वो टेंड टू गेन वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस। ये सब जो प्लांट होते हैं, जो फ्रेश यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और जो प्लांट होते हैं, वो इस ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, वाटर अब्जॉर्ब करते हैं, मतलब पानी को गेन करते हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। जो प्लांट की जो रूट होती है उसमें भी ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा ही पानी जाता है। मतलब वहाँ से जैसे प्लांट है, ये प्लांट है, अभी प्लांट में जो ये रूट्स है, तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस से क्या जाता है, इसमें जाता है वाटर प्लांट में। अब ये प्लांट में यहाँ से रूट से फिर जाइलम के थ्रू उसकी लीफ तक पहुँचता है। लीफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या बना लेती है, फूड बना लेती है। तो दस डिफ्यूजन इज इम्पोर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैस। डिफ्यूजन का मेन रोल होता है गैसों के एक्सचेंज के लिए। किसका मेन रोल होता है, गैसों के एक्सचेंज के लिए, डिफ्यूजन का। एंड वाटर इन लाइफ ऑफ सेल, और वाटर में भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है इस वजह से। इन द एडिशन टू दिस
द सेल आल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम एनवायरनमेंट। इस तरीके से सेल को क्या मिल जाता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है एनवायरनमेंट से, और न्यूट्रिशन उस डिफ्यूजन प्रोसेस की या ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा वाटर में डिजोल्व होकर या कैसे भी करके उस सेल में पहुंच जाता है न्यूट्रिशन। डिफरेंट मॉलिक्यूल मूव इन, उसमें कोई भी मॉलिक्यूल कोई भी सब्सटेंस है वो मूव हो जाता है, उसमें चल जाता है सेल के अंदर और सेल से बाहर हो जाता है। अब ये किसके थ्रू हो रहा है, एक सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन, मतलब एक तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी, मतलब इन काम के लिए क्या किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एनर्जी, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है एंड इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है ये, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बनी होती है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन होते हैं। आपसे पूछे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, तो लिपिड्स, फैट और प्रोटीन, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अपन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन किसके थ्रू अपन देख सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को किसके थ्रू देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं अपन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन आल्सो enable the cell to engulf in food and other material from the its external environment, such as a process are known as endocytosis। ये एंडोसाइटोसिस प्रोसेस क्या होती है, जब कोई भी सेल में फूड, जैसे कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या कुछ भी प्लांट है, वो क्या कर रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यदि वो न्यूट्रिएंट जो होते हैं फूड वगैरह वाटर वगैरह वो उस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मिल रहा है उसको, तो इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से ही अमीबा वगैरह क्या कर सकते हैं, फूड प्राप्त कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस या ऑस्मोसिस प्रोसेस से। अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस, मतलब अमीबा में एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू फूड मिलता है। तो इस तरीके से अपन ने इसका सेल मेम्ब्रेन का डिस्कशन किया। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन में कैसे मूवमेंट होता है वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, वाटर का और फूड का, जो भी फूड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें फूड का जो एनवायरनमेंट से फूड कैसे मिलता है, तो इन सबके हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, इनके बारे में, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ा। मतलब कुल मिला के जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बारे में कंप्लीट स्टडी की। अब जो नेक्स्ट पार्ट में अपन स्टडी करेंगे सेल वॉल की, कि सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल की स्टडी करेंगे। सेल वॉल, तो इस सेल वॉल की स्टडी करेंगे तो इस स्टडी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।